सो बहुत लंबे समय से अपनी क्लासेस चल रही हैं, उसमें चूँकि होम्योपैथी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो इंसानी पहलू से जुड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट वो वास्ट होगा ही, क्योंकि इंसान की समस्याएं जो हैं, परेशानियां जो हैं, वो अनंत हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें, ऐसी विद्याएं, ऐसे गुर जिनसे जिसके द्वारा, जिसकी मदद से इंसान की प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसान ज़्यादातर लड़ाई झगड़े, कानूनी दांव पेच, मारपीट, जमीन जायदाद इसमें उलझता है, तो उसकी समस्याएं हल कौन करता है? कानून। पर आप देखते हैं हर साल नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं, नई नई कानून बनाते रहने पड़ते हैं, उनमें अमेंडमेंट्स करते रहना पड़ता है, और वो जो लॉयर, जो इसकी जो वकील जो काम करते हैं, वो कभी उनको नहीं बोलते कि दे आर परफेक्ट। वो क्या कहते हैं? लाइफ टाइम दे आर प्रैक्टिसिंग। आप उनसे पूछते हैं तो बोले क्या प्रैक्टिस कैसी चल रही? अच्छी चल रही है ना। पुराना वकील हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, तो उसका प्रैक्टिस अभ्यास बहुत ज़बरदस्त हो गया, इसलिए उसकी शार्पनेस, उसकी स्किल, उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है। इतना। ऐसी डॉक्टर, वो भी इंसान की दूसरी समस्याएं, उसकी जहनी समस्याएं, उसकी जिस्मानी समस्याएं, दिमागी और शरीर से संबंधित प्रॉब्लम्स, इसलिए डॉक्टर की इसको भी हमेशा प्रैक्टिस कहा जाता है। ठीक। तो मैं कह रहा था, इतने सारे फीवर के भी अपने सीरीज चल रहे हैं, ग्रीफ के चल रहे हैं, जेलेसी के चल रहे हैं, माइंड से रिलेटेड, इंसानी डिस्पोजिशन से रिलेटेड, एंगर, इंडिग्नेशन, सारी चीज़ें, और इसके अलावा चिल्ड्रन, अलग अलग सीजन से रिलेटेड, तो ऐसे बहुत सारी चल रहे हैं और चलेंगे ही और चलते रहेंगे। मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली है। ठीक। तो वैसे ही हमारा एक जो चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा, मैंने बताया पहले लेक्चर्स में, इंसानी ज़िंदगी को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित या सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं चीज़ें, उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करने वाली चीज़ है ग्रीफ, दुख। नानक क्या बोलते हैं? नानक दुखिया सब संसार। और एनलाइटनमेंट जब हुआ बुद्ध का, तो सबसे पहला जो आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य कहे हैं बुद्ध ने, वो पहला आर्य सत्य जो उन्होंने सबसे पहला बोला, क्या बोला? फैक्ट। क्या बोला? दुख है। पहला आर्य सत्य दुख है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। फिर इसको, दुख को हटाने के उपाय हैं। और दुख निरोध की, जब आदमी दुखी बिल्कुल नहीं रहता, उसकी अवस्था है, ऐसी स्टेट है, अचीव की जा सकती है एक्सपीरियंस से। ठीक। लेकिन यहाँ पे हर कोई, इंसानी जिंदगी में वो जमाना गया जब लोग बाग, जब बुद्ध के साथ 10-10 हजार भिक्षु चलते थे और सबका गुजारा हो जाता था। अब ऐसा नहीं होता, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आदमी का अपने ही पूरा नहीं होता तो दूसरे का कहां से करेगा। इसलिए वो तरीका, दुख के इफेक्ट से, वो तरीका जो था, वो एज ए बल्क में संभव नहीं है। कभी कोई एक आध आदमी ऐसा निकल गया, उस रास्ते से निकल गया, लेकिन दुख तो है। तो यहाँ होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि दुख, ग्रीफ, कई तरीके से आप आए दिन यहाँ पे क्लिनिक्स में देखते रहते हैं।
जो बड़ी बड़ी डिजीजेस, बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आते, डिप्रेशन लेके चले आ रहे हैं, डायबिटीज लेके चले आ रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर जस्ट लाइक हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, कैंसर, ऐसी बड़ी बड़ी जो चीजें लेके आते हैं, उनमें से हमको यहाँ क्लिनिक में प्रैक्टिस के दौरान आप भी आए दिन देखते हैं कि उनमें अगर हम ढूंढने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक वजह निकल जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ग्रीफ, कहीं ना कहीं कोई दुख बैठा हुआ है। कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, एंगर हो सकता है कि किसी के लिए गुस्सा भरा हुआ है, इंडिग्नेशन हो सकता है, अ टाइप ऑफ एंगर, हमारे साथ गलत हुआ, अचानक से आपका पेशेंट बोल गया बात करते करते, और आपके पास किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज, डायबिटीज, सोरियासिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और ऐसी आप जब ने आप उससे बात करना शुरू किया उसके ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो अचानक से उसने अफसोस जाहिर करते हुए ये कहा कि यार हमारे पिताजी ने ना न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं किया, उनको छोटे बेटे से ज़्यादा लगाव था तो उसको ज़्यादा दे दिया। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अब वो बोल रहा है मतलब इसका इम्पैक्ट है। अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ, अन्याय हुआ, और अनफेयर ट्रीटमेंट अगर कोई फील करे कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो ये एक तरह का एंगर जो जिसका फॉर्म है दिल में बैठा हुआ, इंडिग्नेशन। और जब इस पे बात हुई थी तो हमने देखा था कि कैसे कैंसर जैसे केसेस की चाबी उससे खुली थी। ठीक, फिर अपन ने अलग अलग जो इम्पोर्टेंट रेमेडीज हैं, जो प्रोमिनेंट रेमेडीज हैं, जो ज्यादातर ग्रीफ के इफेक्ट, दुख के जो प्रभाव होते हैं उनको ठीक कर लेने वाली जो रेमेडी, ज्यादातर जो इंडिकेटेड रेमेडी होती हैं, जस्ट लाइक कार्सिनोसिन, स्टेफिसग्रिया, नेट्रम्यूर, इग्नेशिया, ओरममेट, इस तरीके से अपन इम्पोर्टेंट रेमेडीज के बारे में बात करते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। आज हम कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज के बारे में, मतलब किसी एक स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में बात नहीं करेंगे कि इस तरह की चीजें डे टू डे लाइफ में भी आपको मिल जाएंगी, और आप इजीली अगर अंडरस्टैंडिंग अगर आप अपनी प्रॉपर रखते हैं, प्रॉपर अगर आपने अच्छी तरीके से रिपीटेड एक्सपोजर किया है, प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझ लिया है, तो बिना रिपर्टरी और बिना मटेरिया मेडिका खोले आप इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद कॉपी पेस्ट जैसे आते, जैसे कल ही शाम को तुम थी डॉक्टर माविया, तुम्हारे सामने केस हुआ था, डॉक्टर माविया के सामने केस हुआ था। कल शाम को एक लेडी आई, एज अराउंड 50 ईयर्स। क्या प्रॉब्लम हुई? करीबन 15-20 दिन से ज्यादा हो गया है, अचानक से सीने के बीचों बीच जकड़न महसूस हुई, बिल्कुल बीचों बीच, यहां सेंटर ऑफ स्टर्नम, अचानक से बीचों बीच जकड़न महसूस हुई। बैठे ही बैठे बहुत सांस फूलने लगती है, जान नहीं है बिल्कुल जिस्म में, एकदम ऐसी हालत हो गई थी बिल्कुल एकदम, अभी तो ले गए थे बिल्कुल पड़ गई थी एकदम कि जैसे गई, कोलैप्स की कंडीशन। अभी 3-4 दिन पहले लेके दौड़े थे अस्पताल, वहां किसी तरीके से, और देखा तो सब मल्टीविटामिन और ये सारी चीजें चल रही हैं, जांचें सारी हो गई, सब नॉर्मल, सांस बहुत फूल रही थी, तो हार्ट का वगैरह का भी चेकअप हो गया, सब ईसीजी, इको, सब नॉर्मल, कोई पैथोलॉजी नहीं। घर वाले सब डर गए थे कि क्या हो गया, और वो
डॉक्टर ने उनको बताया, एक एलोपैथ ने, कि आपको एक, बोले ऐसा कैसा नज़ला जुकाम डॉक्टर साहब? वो तो कह रहे हैं आपको हो गया है, मेरे को ना तो नाक बहती है, ना तो छींक आती है, ना तो नाक बंद होती है, और कोई बलगम भी नहीं है, बस सूखी खांसी उठती है अक्सर, और यहाँ जकड़ा रहता है, अब जान नहीं है। उनके साथ उनकी एक रिलेटिव आई, बोले 10 दिन से हमारे घर में पड़ी हुई है, कुछ नहीं करती, इनका सब हम ही कर रहे हैं, इतना। तो मैंने बोला भैया कोई ना कोई कारण तो होगा, ऐसा क्या हुआ? नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ खाने में भी नहीं आया। तो फिर आपको हमेशा द ग्रेट डॉक्टर कासिम चिमठाना वाला सर, द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया, जब मैं उनके यहाँ आज से 15-20 साल पहले जब मैं वहां पे अटेंड करने गया था उनका समर स्कूल, तो वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि आपको यू हैव टू मेक यूर पेशेंट अ होम्योपैथिक पेशेंट। उसको नहीं मालूम रहता, ज्यादातर लोग एलोपैथ के पास जाते हैं, वो देखता भी नहीं है और कुछ पूछता भी नहीं है, हाँ क्या है दर्द, क्या है टेम्परेचर हाई, क्या है छींके आ रही हैं, क्या है पेट में जलन हो रहा है, बिल्कुल सिम्टोमेटिक। एंटीपायरेटिक फीवर उतार देने के लिए, पेन किलर पेन के लिए, एंटी एलर्जिक छींके वगैरह आ रही हैं तो, जलन वगैरह होगी दवा खाने से तो एंटासिड एक अलग से, बस ये। तो लोगों को आदत नहीं रहती कि इनको इस चीज से क्या मतलब हो सकता है। तो उनसे पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया मैं ये बता रहा हूं आपको, ताकि आप भी पूछें। मैंने बोला कुछ ना कुछ देखिए, कोई भी चीज बिना कारण की नहीं होती। कई बार पेशेंट्स नहीं बता पाते, कई बार कॉजेशंस नहीं निकल के पाते हैं, और ऐसे केसेस के लिए डॉक्टर सीएम बगर बोलते हैं कि जिस केस में एक बार एक्साइटिंग कॉज पता चल जाए तो वो बहुत आसान हो जाता है उसको खोलना। बोले उन्हीं केसेस में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, डॉक्टर सीएम बगर बोलते हैं, जिसमें एक्साइटिंग कॉज या एलिमेंट्स फ्रॉम नहीं मिल पाता है। और जैसे जैसे जितनी आपकी स्किल बढ़ती जाती है, मोस्टली आप उस चीज को निकाल लोगे। तो उस लेडी से मैंने कहा, वो एक मुस्लिम लेडी थी, मैंने उससे कहा देखिए बिना कारण के कुछ नहीं होता है, कोई दुनियावी कारण हो सकता है, कोई कुछ ऐसी चीज हो सकती है, कोई फिजिकल, भाई आप ठंडे पानी में काम करी होंगी, ठंड में गई होंगी, कुछ ऐसा कुछ खाने पीने में आ गया होगा, ठीक है ना, या नींद नहीं पूरी हुई होगी, ज्यादा थकवा हो गई होगी, थकन वगैरह ज्यादा हो गई होगी, या तो जहनी कोई टेंशन तनाव झगड़ा झंझट कुछ तो हुआ हो। हाँ 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 डॉक्टर साहब, उनके साथ जो बैठी हुई वो कहती हाँ 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 डॉक्टर साहब। क्या हुआ, उसका बेटा 2 महीने से बीमार चल रहा है, 2-3 महीने से, और कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ऐसा लगा, कभी वो फिशिंग करने गया था, वहां से आया, तेज बुखार पकड़ लिया, ठीक नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं लेकिन बुखार नहीं छोड़ रहा है, तो कहने लगे इसको ऊपरी हवा का असर हो गया था। अब आप डॉक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां हंसने लग जाना, ठीक है ना, उसका बिलीफ है वो, आप यहाँ पे उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना होता, ये नहीं होता, ये नहीं, आपकी नजर सिर्फ काम की बात पे होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, तो अपने को यहाँ पे सिर्फ इतना ही नजर आ रहा है कि बच्चे के बीमार होने की वजह से ये टेंशन में रहने लग गई, तो ठीक नहीं हो पा रहा था, उसने सुन ली इसके ऊपरी हवा का असर हो गया, तो और इधर दौड़ रहे इलाज के लिए, उधर दौड़ रहे इलाज के लिए, खूब टेंशन तनाव में, और फिर धीरे 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 धीरे, और सुबह उठे तो बोले सर बिल्कुल ऐसा भारी लगता किसी ने वजन रख दिया हो। और ऐसे केसेस हमने पहले भी देख चुके हैं, ना रिपर्टरी खोलनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। अगर किसी को भी लॉन्ग कंटिन्यूड ग्रीफ, बहुत लंबा वक्त हो गया, अगर आदमी किसी फिक्र में पड़ा हुआ है, बेटी की शादी होने वाली, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, 2 महीने बाद 3 महीने 6 महीने बाद शादी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, दिन रात चिंता में घुल रहा है, तो या किसी का कोई प्रियजन, किसी का कोई अपना बीमार पड़ा हुआ है,
और उसकी फिक्र में दिन रात। जैसे कोई बेटा बीमार पड़ रहा हुआ तो माँ या बाप हो सकते हैं, माँ या बाप है तो बेटा हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं कि फिक्र में। और ऐसी फिक्र में 1 साल से डॉक्टर साहब, 1 साल से टेंशन में हूँ, 2-3 साल हो गया दिन रात टेंशन में, 2-3 महीने हो गया, 1-2 महीने हो गया, लॉन्ग कंटिन्यूड ग्रीफ जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। और खास तौर से अगर वो किसी अपने या किसी की फिक्र के लिए हो। जैसे एक लेडी आई थी, क्या कहती मुझसे, एकदम आई थी, जान नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्कुल एकदम जिस्म में एकदम चेहरा उतरा हुआ, डिप्रेशन की पेशेंट घोषित हो गई। वो किसी काम में मन नहीं लगता डॉक्टर साहब, बस ऐसा लगता पड़े रहो। पहले मैं अकेले पूरे घर का काम कर लिया करती थी, अब तो ताकत ही नहीं है, थोड़ा सा ही चले फिरो तो ऐसा लगता है कि कितना बिल्कुल थक गए। कारण क्या, उसका एक लड़का, उसके कैरियर में बार बार फेलियर्स आ रहे हैं, इससे वो लड़का डिप्रेशन में, और उसकी हालत देख देख के ये टेंशन में कि क्या होगा मेरे बेटे का, कैसे होगा मेरे बेटे का, क्या होगा मेरे बेटे का। ऐसा करके लंबे समय से अब उसकी ये कंडीशन आ गई। पहले तो मैं पूजा पाठ भी करती थी डॉक्टर साहब, अपना बगीचे वगैरह में भी देखती थी डॉक्टर साहब, अब तो मेरा किसी चीज में ही मन नहीं लगता। यहाँ तक कि जो मेरे फेवरेट टीवी सीरियल्स या इस तरह की जो चीजें थी वो भी अब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता। और आज वो एकदम क्योर्ड लेडी है। द रेमेडी सेलेक्टेड वाज इज एसिड फॉस। और एसिड फॉस के बारे में शुरुआत करते हुए ही मैंने बोला ना, अगर आप बहुत सक्सेसफुल होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे, आप सोचना छोड़ दो, करना चालू कर दो और कुछ चीजें बिल्कुल करो। कुछ चीजें मैं आपको गिना रहा हूं। एलेंस की नोट, नैश लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, केंट मटेरिया मेडिका। अरे ये 3 ही, और नहीं बताता हूं, सिर्फ 3 ही अगर आदत डाल लो कि सिर्फ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक ये घुल के बिल्कुल एकदम अंदर नहीं समा जाए। इसी में आप एज ए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होम्योपैथ बन के जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये की है, इनको इस तरह के सत्संग में बैठ के खोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको प्रयोग करना पड़ता है, फिर वो आपका पार्ट हो जाता है। हमारे ऐसे कई गए हुए स्टूडेंट हैं, बोलते सर आजकल ना रिपर्टरी नहीं खोलनी पड़ती, आजकल मटेरिया मेडिका नहीं खोलनी पड़ती। और पहली शुरुआत ही करते हैं एलेंस की नोट में एसिड फॉस के बारे में बताते हुए। डॉक्टर एच.सी. एलन कहते हैं, बेस्ट सुटेड टू द पर्सन्स ऑफ ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। खास तौर से ऐसे लोगों को ये दवा सूट होती है जो ओरिजिनली वाकई में पहले तो अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग थे। क्या कह रही थी लेडी, पहले मैं पूरे घर का काम कर लेती थी और नहीं थकती थी। ओरिजिनली ये ऐसे लोगों को ये सूट करती है जो ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग। आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, एसिड फॉस के बारे में तो हम सुनते आ रहे हैं, कमजोरी 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 कमजोरी, पड़ा हुआ प्रोस्ट्रेशन, बिल्कुल जान नहीं है, लाइज लाइक ए लॉग, लकड़ी के लट्ठे की तरह बिल्कुल एकदम, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या अगर ओरिजिनली पहले वो ऐसे हुआ करते थे, हु हैव बिकम डेबिलिटेटेड बाय, जो अब कमजोर हो गए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें एक मुख्य फैक्टर है लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मॉरल इमोशंस, जैसे कि ग्रीफ, लॉन्ग सक्सेशन, केयर, फिकर किसी अपने की, एंड डिसअपॉइंटेड अफेक्शन।
केंट रिपर्टरी में जब आप माइंड चैप्टर खोलते हैं, केंट रिपर्टरी मेरी नजर में, मैं जिन रिपर्टरीज पे सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं, सबसे ज्यादा भरोसेमंद, जिसमें मैं आंख मूंद के जिन रिपर्टरीज में भरोसा करता हूं, उसमें से एक रिपर्टरी है डॉक्टर केंट की। सिंथेसिस में भी मुझे इतना भरोसा नहीं है, मुझे कंप्लीट रिपर्टरी में भी इतना भरोसा नहीं है जितना मेरे को डॉक्टर केंट की रिपर्टरी में है, जितना मेरे को डॉक्टर बोनिन हसीन बोगर की रिपर्टरी पे है, जितना मुझे डॉक्टर फाटक की रिपर्टरी पे है। ऐसा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ भरोसेमंद, रिलायबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो डॉक्टर केंट की रिपर्टरी में जब आप एलिमेंट्स फ्रॉम केयर देखते हैं ना, अगर आप सिंथेसिस में देखेंगे तो आपको कम से कम 25-50 रेमेडी दिख जाएंगी, फिकर की वजह से, चिंता की वजह से होने वाली परेशानी। लेकिन डॉक्टर केंट की रिपर्टरी में देखेंगे तो एक ही रेमेडी दी हुई है, एसिड फॉस, वो भी सेकेंड ग्रेड में। देखा, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर। तो ऐसे लोग जो पहले ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन वाले थे, पहले तो हम खूब भाग दौड़ कर लेते ये, अब उसके बाद से ऐसा घटना घटी, उसके बाद से ये धीरे धीरे करके कमजोर होते चले गए। तो चिंता में जो लोग डायबिटिक हो जाते हैं और पता चलता है लंबे समय से किसी फिक्र में थे, किसी चिंता में थे, किसी दुख में थे। एंड डिसअपॉइंटेड अफेक्शन। व्हाट इज डिसअपॉइंटेड अफेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज डिसअपॉइंटमेंट। किसी चीज की जब बहुत उम्मीद रहती हमको, हम यहां जाएंगे और ये काम हमारा हो जाएगा, या हम ये कर रहे हैं तो इससे हमको फायदा हो जाएगा, या इस पे हमने इतना लगाया है तो इससे हमको इतना रिटर्न मिल जाएगा। बेटे ने बाप से उम्मीद लगाई हो, बाप ने बेटे से उम्मीद लगाई हो, हस्बैंड ने वाइफ से उम्मीद लगाई हो, प्रेमी ने प्रेमिका से उम्मीद लगाई हो, और वहां मायूसी हाथ लगे, निराशा हाथ लगे, तो जो मेंटल स्टेट होती है उसको कहते हैं डिसअपॉइंटेड मेंटल स्टेट। तो डिसअपॉइंटेड अफेक्शन। एंड व्हाट इज अफेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय अफेक्शन? अगर तुमको फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे माँ बाप बहुत मोहब्बत करते हैं, लाड़ दुलार करते हैं, हमेशा तुम घर से निकलते हो डॉक्टर, और तुम्हारी मम्मी पूछती है बेटा टिफिन रख लिया, नाश्ता अच्छे से कर लिया, या पापा चल बेटा जीते रहे जा, अच्छा तेरे को भगवान ऊपर वाला आशीर्वाद दे दी। ऐसे केयर्स जो आपको मिलते हैं, जो आप फील करते हैं, दैट इज अफेक्शन। अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग एंड केयरिंग फॉर समवन और समथिंग। एक यंग लेडी आई, डायबिटीज की मरीज हो गई थी, 32-33 साल की उम्र में। कारण क्या निकला? 2-3 साल से दुखी थी। उसका एक ही भाई था, बड़ा भाई, जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। ठीक है, बहुत मोहब्बत करता था। तो उसके भाई की बीवी से ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, तो फिर ऐसी बातचीत बढ़ गई। उसके बाद से भाई ने बातचीत, रोते रोते बोल रही है मेरा भाई पहले मुझे बहुत प्यार करता था, तो राखी भेजती थी, तो ये वो है ना, राखी के दिन आता था राखी बंधवाने के लिए, लेकिन 3 साल से वो मेरे से बात भी नहीं करता। आता तो है नहीं अब राखी बंधवाने, और अब राखी भेजती हो तो उसका कोई जवाब भी नहीं देता। तो जो हम अफेक्शन फील करते थे, अब वहां हमको मायूसी फील होती है। जहां से हम अफेक्शन की उम्मीद करते थे, बहुत आप किसी के पास गए, बहुत दिनों बाद अपने किसी रिश्तेदार के पास गए, बहुत दिन आप बाहर के रह के आए, अपने घर अपने भाई के पास गए, उसकी फैमिली में अपनी के, और वहां बड़ी उम्मीद से गए कि मैं अपने भाई या बहन के पास जा रहा हूं, वहां से आपको उम्मीद रहती कि मुझे अफेक्शन मिलेगा, और उसने परायों जैसा व्यवहार किया, वहां आपको मायूसी हाथ लगी। दोस्त के पास गए, बड़ी उम्मीद से, बड़े अच्छे दोस्त थे, गले में हाथ डाल के चलते थे,
अब बहुत सालों तक अलग अलग रहे, एक दोस्त बड़ा आदमी बन गया, उसके पास जब वो मिलने गया तो उसने ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। जो जहां से अफेक्शन, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, मायूसी हाथ लगे अफेक्शन के, उसमें अफेक्शन जो आप बहुत लगाव फील करते हैं, वहां जहां से आपको बहुत लगाव की उम्मीद हो, वहां से आपको मायूसी हाथ लग जाए, ऐसा कोई केस आ जाए। जब केस लेने की कला विकसित होती चली जाएगी धीरे धीरे करके, तो इस तरीके से अब देखो कि एक दो लाइन उनने बोल के छोड़ दिया और इस पे लेक्चर हो रहा है 1 घंटे का, इसलिए इसको की बोलते हैं। की है, एक बार समझ में आ गई तो फिर बस रिपीट ही करना है। सच ए ग्रेट रेमेडी एसिड फॉस, सर्टिफाइड ऐसे डिप्रेशन के बड़े बड़े केसेस अगर में सॉल्व हुए हैं इससे, कि मजा आ जाता है बिल्कुल एकदम। और किसी का दुख दूर करना एक कितना नोबल काम है। आप आम आदमी को बोल सकते हो कि ठीक है भैया, दुख का उपाय ढूंढना, चले जाओ बुद्ध के रास्ते, छोड़ो बीवी बच्चे, लो लोटा कमंडल, जाओ हिमालय तपस्या करो। नो, बोलेगा पागल है डॉक्टर। आपको समझना पड़ेगा थ्रू होम्योपैथी उसकी सही रेमेडी निकाल के आप होम्योपैथी से भी उसको इस क्षेत्र में, लोग जहां समझते नहीं भाई, अब तो अपने चैनल्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, इसमें वर्क हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो लोग एटलीस्ट समझने लग गए कि नहीं, ये सब बहुत डिजीज के कारण होते हैं। ठीक है ना, इस तरह के बहुत केसेस आते, कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी है, नानक दुखी है सब संसार, मिलेगा बिल्कुल एकदम कदम कदम पे। मैक्सिमम आपके क्रॉनिक केसेस में आपको कहीं ना कहीं कोई ग्रीफ, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, कहीं ना कहीं कोई एंगर, कहीं ना कहीं कोई इंडिग्नेशन, कहीं ना कहीं कोई कुछ ऐसा मिलेगा, अगर आप उसको प्रॉपरली ढूंढने जाएंगे तो, और प्रॉपरली आपकी अगर ट्रेनिंग होगी तो। समझे? तो इस तरह के ग्रीफ वाले लंबे समय से अगर कोई दुख में है, लंबे समय से कोई फिक्र में है, लंबे समय से किसी का अफेक्शन लॉस हो गया, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन वाला इस केस है। अब समझना, अब समझ में आ रहा है डिसअपॉइंटेड अफेक्शन किसको कहा जा रहा है। ठीक है, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन को समझने के लिए और इजी करता हूं मैं आपको। डिसअपॉइंटेड अफेक्शन के लिए एक फिल्म मूवी आई थी, ज्यादा पुरानी मूवी नहीं है, राजनीति, देखा है? कैटरीना कैफ, रणबीर कपूर, देखी? उसमें एक बड़ा अच्छा क्लासिकल सॉन्ग है, बड़ा अच्छा एक क्लासिकल सॉन्ग है, सुना होगा आपने, मेरा पिया मुझसे बोलत नहीं। तो यही कह रही है डिसअपॉइंटेड अफेक्शन। पहले बहुत अच्छा, वो गाना, वो एसिड फॉस टाइप का ही गाना, वो पहले वो ये करता था, पहले वो ये करता था, अब तो देखता भी नहीं, अब तो बोलता भी नहीं, ऐसी है ना वो गाना। पहली हमरी एक मुस्कान पे अपनी जान लुटाता था, और अब देखो, अब बोलता ही नहीं, मेरा पिया मुझसे बोलत नहीं, ये दुखी। अब इसको एसिड फॉस की जरूरत है ऐसी कंडीशन। ठीक है, तो लंबे समय से किसी की फिक्र में, किसी डिसअपॉइंटेड अफेक्शन के केस में, या दुख झेलता हुआ अगर आदमी चला आ रहा है और वो कमजोर हो गया, वीक हो गया, जरा से चलने में थक जाता है, जांच कराओ तो डायबिटीज निकल के आ रही है, जांच लगाओ तो कोई हार्मोनल डिसऑर्डर निकल के आ रहा है, जांच कराओ तो बिल्कुल क्या बोलते हैं लोग बड़े बड़े नाम लेके आते हैं। एक आई थी मेरे पास, क्या नाम लेके आई कि बोले क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया मुझे। तो ये बड़े बड़े नामों से घबराना नहीं, आप बिल्कुल होम्योपैथिक एटीट्यूड होना चाहिए। आपको मालूम है कि हमेशा कमजोरी में रहता है, तो डॉक्टर ने बोल दिया क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, एक
झुंझुना पकड़ा दिए कि चुप बैठ, तेरे को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, खा क्या कहते हैं टॉनिक्स पी और ताकत की गोलियां खा, यही कर। दे डोंट हैव क्योर। बट लकीली हमको शुक्रगुजार होना चाहिए रात दिन ऊपर वाले का कि वी हैव क्योर। वी आर हैविंग वन ऑफ द मोस्ट नोबल जॉब, होम्योपैथी, इन आवर हैंड। जब गर्व करोगे इस चीज पे तो ही ये चीज बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो समझ गए एक इंडिकेशन दुख का, एसिड फॉस का। अब चलते फिरते प्रिस्क्राइब करना आना चाहिए। दूसरा, और कैसा इफेक्ट ग्रीफ का? मेंटल स्टेट पे भी वैसी स्टेट आए, लिस्टलेस, कोई उत्साह नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, अपैथेटिक, इंडिफरेंट। ये इंडिफरेंस तो इतना जबरदस्त है इसका, ग्रेट डॉक्टर बोगर के उसकी एक। लेकिन अभी अपन ग्रीफ के मुद्दे पे हैं। तो अगर कोई दुखी है या कोई दुख आया किसी की जिंदगी में और उसकी वजह से वो ऐसा अपैथेटिक हो गया, कुछ नहीं करता, काम धंधा नहीं करता, दुकान बंद हो गई, 2-3 महीने हो गए, 4 महीने 6 महीने से दुकान बंद पड़ी है, जाता नहीं, घर में पड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, ना टीवी देखता है, ना घूमने जाता है, कुछ नहीं, बस पड़ा रहता है। क्या कहते हैं डॉक्टर एलेंस कीनोट अपनी कीनोट में डॉक्टर एच.सी. एलन क्या कहते हैं? इज लिस्टलेस। और ये लिस्टलेस जब उन्होंने बोला है ना तो बोल्ड में लिखा हुआ है, और अगर बोल्ड या इटैलिक्स में अगर एलेंस कीनोट और डॉक्टर बोरिक की बुक में लिखा है तो समझ जाना कि वो बिल्कुल एकदम अचूक है, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। क्या कहते हैं? लिस्टलेस, उदासीन। उदासीन मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो ठीक, नहीं तो ठीक, खाना दिया तो ठीक, नहीं दिया तो मांगेंगे नहीं भी दिन भर। उदासीन, लिस्टलेस, अपैथेटिक, अपैथी। आगे क्या कहते हैं? वही जो मैंने अभी बताया कि दुकान नहीं जाता, 6 महीने से दुकान बंद पड़ी है, इसकी बीवी ने की डेथ हो गई, उसके बाद से, या इसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, इकलौता बेटा मर गया, उसके बाद से सब धंधा पानी छोड़ के घर में बैठ गए, जिंदगी में कोई रस ही नहीं रहा। क्या बोलते हैं इसके आगे डॉक्टर एच.सी. एलन? इनडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो अफेयर्स हैं, क्या है हमारी जिंदगी के अफेयर्स? काम करना है, पढ़ना है, कैरियर संवारना है, जिम्मेदारियां पूरी करना है, यही तो है आपके अफेयर्स ऑफ लाइफ। क्या है? शादीशुदा है तो फिर बीवी है, तो बच्चे हैं तो बच्चों का स्कूल है, तो दुनिया भर की चीजें हैं, आपका काम धंधा है, दिस इज योर अफेयर्स ऑफ लाइफ। इसके प्रति इंडिफरेंट हो गए, उदासीन हो गए। और हिस्ट्री में क्या मिल रहा है? कोई दुख हुआ था, कोई दुखद घटना घटी थी। आगे क्या कहते हैं? मतलब और आगे जाके बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बिल्कुल प्रोस्ट्रेटेड। प्रोस्ट्रेटेड मतलब ऐसी एक्सट्रीम वीकनेस की कंडीशन कि आदमी, प्रोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? दंडवत, लेट गया आदमी, प्रोस्ट्रेट हो गया। मतलब वो एक चीज बता रहे हैं आपको, इंटेंसिटी बता रहे हैं वीकनेस की, कि कैसी वीकनेस जो लिटा दे आपको, उठ के चलने फिरने के काबिल नहीं रहो, जरा सा हिलने डुलने और थोड़ा सा 2 कदम चलने में भी थकान हो जाए, हाँफने लग जाए, इतनी वीकनेस आ जाए। और क्या बोल रहा है, रिपोर्ट्स क्या बता रही है कि शुगर बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर क्या बोल रहा है? शुगर की वजह से ये है। दो शुगर की गोली, देखो उसका प्रोस्ट्रेशन दूर होता है क्या, उसकी बीमारी दूर होती है? नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन कॉज। प्रॉपर होम्योपैथिक डायग्नोसिस आपको करनी आनी चाहिए। एलोपैथिक डायग्नोसिस अपनी जगह है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, आपको मालूम है दिस इज डेबिलिटी, क्रॉनिक डेबिलिटी, क्रॉनिक वीकनेस का पेशेंट है ये। कॉज ढूंढना पड़ेगा, क्यों है ऐसा, क्या करता क्या ऐसा है।
ठीक है, क्या कहते हैं आगे, और डॉक्टर एच सी एलन क्या कहते हैं, apathetic indifferent to those things that used to be most interest, जिन चीजों में उसको सबसे ज्यादा आनंद आता था, जिन चीजों में उसको सबसे ज्यादा मजा आता था, उन सब चीजों से भी दिलचस्पी चली गई। वो लेडी कैसे बोली, डॉक्टर साहब मेरे को बागवानी का इतना शौक, मेरे इतने अच्छे अच्छे फूल लगाया बिल्कुल एकदम, हाँ मैं पूजा पाठ भी डेली करती, सब किसी चीज में मुझे दिलचस्पी नहीं आती, सब छूट गया। तो जिंदगी में जिन चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, जो हॉबीज थी, जो शौक थे, सब खत्म। क्यों? कोई दुखद घटना घटी थी, कोई ग्रीफ की कंडीशन, वो कोई भी हो सकती है। जैसे मेरे पास अभी बताया था एक पेशेंट का बीवी मर गई थी, या दूसरी लेडी जिसको लंबे समय से अपने बेटे की चिंता सता रही थी, उसके कैरियर की, एक को बीमारी की चिंता सता रही थी, दुखी थे क्या हो गया। क्या कहते हैं डॉक्टर एस सी एलन, टू दोज थिंग्स दैट यूज्ड टू बी मोस्ट इंटरेस्ट, और खास तौर से अगर इस इंडिफरेंस के साथ डेबिलिटी एंड इमेशिएशन, अब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, अब ये सूखता भी जा रहा है, दुबला भी होता जा रहा है, ऐसा परफेक्ट पिक्चर ऑफ एसिड फॉस। खास तौर से अगर दुख वगैरह और फिक्र वगैरह और डिसअपॉइंटेड अफेक्शन वगैरह, इसके वजह से अगर खास तौर से स्ट्राइकिंग तौर पे अगर कमजोरी और डेबिलिटी दिख रही है, तो आपका ध्यान सबसे पहले एसिड फॉस पे जाना चाहिए। वैसे भी एसिड्स अपनी वीकनेस के लिए मशहूर हैं, अलग अलग कारणों से, लेकिन वीकनेस होती है, ठीक है ना, यहीं पे। ठीक, और सरदर्द कैसा होता है, हमेशा सर में एक भारी वजन जैसा रखा रहता है, हमेशा सर भारी रहता है। टेक्स्ट क्या कहते हैं, हेडेक, क्रशिंग वेट ऑन वर्टेक्स, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता। कैसा वेट, बहुत ज्यादा भारी, क्रशिंग, क्रशिंग मतलब कि जो कि पीस डाले, ऐसा वजन, क्रशिंग वेट, ऐसा वजन कि जिसके होने से ऐसा लगे कि पीस डालेगा, इतना ज्यादा, जब बहुत ज्यादा कंडीशन। और अगर ये दो कंड में से एक कारण हो तो लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, लंबे समय से चला आ रहा कोई दुख, या एग्जॉस्टेड नर्व्स, बहुत ज्यादा काम कर लिया, सोया नहीं, बहुत पढ़ाई लिखाई खूब कर ली, खूब नर्व्स का ओवर यूज कर लिया। क्या नर्व का ओवर यूज कैसे होता है, सेक्सुअल एक्सेस, वायलेंट एक्यूट डिसीजेस, क्रॉनिक एंड लॉन्ग कंटिन्यूड ग्रीफ, ये सब तमाम वजह होती है। और ऐसा भारी सरदर्द, तो ऐसी एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट कर लेना बहुत हैंडी होती है ग्रीफ की केसेस में, एसिड फॉस, चिंताओं के केसेस में। बल्कि डॉक्टर केंट के जमाने में तो सिर्फ एसिड फॉस ही दी जाती थी, क्योंकि सिंगल रेमेडी दी हुई है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर। सेकेंड ग्रेड सिंगल रेमेडी एसिड फॉस इन डॉक्टर केंट्स रिपर्टरी। खुलती केंट रिपर्टरी, देखो खोल के केंट रिपर्टरी, अच्छा एक दूसरा एसिड भी है, एसिड पिक्रिक, उसमें भी दुख की वजह से, ग्रीफ की वजह से, या डिप्रेस करने वाले किसी इमोशंस को अगर कोई एक्सपोज हो गया, डिप्रेस करने वाले इमोशंस, ठीक है ना, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई भी ऐसा इमोशन जिससे कि डिप्रेशन आए, किसी काम में निराशा हो गई, किसी भी डिप्रेस करने वाले इमोशंस की वजह से या ग्रीफ की वजह से हेडेक
एक और एसिड में पाया जाता है, एंड दैट इज एसिड। मिल गया, सिंगल रेमेडी है सेकेंड ग्रेड में। ग्रीफ केयर में भी आता। तो एक और एसिड है जिसमें सर पकड़ता है। कभी भी कोई अगर इस तरीके का केस अगर आपके पास आ जाए सर दर्द का, और उसके पीछे ग्रीफ हो, अभी हाल का भी हो सकता है कोई डिप्रेसिंग इमोशन, कल ही कुछ ऐसा हुआ था, कुछ होने वाला था, कुछ मिलने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ, कुछ ऐसा नुकसान हो गया, उल्टा हो गया, डिप्रेसिंग इमोशन का सामना किसी को हुआ और सर दर्द का वो मरीज हो गया, या उसके बाद से उसको सर दर्द है। तो बस पिक्रिक एसिड और एसिड फॉस में फर्क क्या होता है दोनों के सर दर्द में? एसिड फॉस में हैवीनेस, भारीपन होती है, जबकि और दोनों में, एसिड पिक्रिक में भी और एसिड फॉस में भी, ओवर यूज ऑफ नर्व पाया जाता है। स्टूडेंट खास तौर से पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर लिए, रात रात भर जग के कर लिए, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें खूब ऐसा हो गया, खूब ज्यादा, तो स्टूडेंट्स के हेडेक, वो स्टूडेंट्स का हेडेक नहीं, एक्चुअली ओवर नर्व्स का यूज कर लिया, खूब पढ़ लिए रात रात भर जग के, और ये लंबे समय से चल रही प्रक्रिया, अब सर दर्द पकड़ने लग गया है। अगर हैवीनेस स्ट्रांग हो, भारीपन, तो यू थिंक अबाउट, चाहे ग्रीफ हो, चाहे ओवर यूज ऑफ, या नर्व्स की थकान की वजह से हो। तो भारीपन अगर हो, एसिड फॉस, और अगर ये पीछे वाला ऑक्सीपुट नेप वाला हिस्सा पकड़े, तो एसिड पिक्रिक। ये ऑक्सीपिटो सर्वाइकल रीजन। पर फिर तो एसिड पिक्रिक की तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, फिर वो जरा सा भी मेंटल एक्सर्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता, अब इतनी अति मचा चुका है। अब थोड़ा 5 मिनट या 2 मिनट भी खोल के पढ़ने बैठेगा, या ऐसा कुछ करेगा कोई मेंटल एक्सर्शन, तो तुरंत सर पकड़ लेगा, गर्दन और सर पकड़ लेगा तुरंत। ऐसी कंडीशन आ गई, अब नर्व्स इतनी थक गई कि नाउ दे कांट टेक एनी मोर, है ना। तो यहीं के यहीं अपन ने इसको डिफरेंट भी कर लिया, ठीक है ना। अब आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज में बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रेमेडी बहुत कम यूज होती है, जानकारी नहीं होने की वजह से। खास तौर से अगर किसी की जिंदगी में कोई दुख आया, केस कारण ग्रीफ पता चल रहा है, या कुछ लॉस हो गया, बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया, नुकसान हो गया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन चली गई, कुछ ऐसी चीज हो गई कि नाक कट गई। डॉक्टर साहब, इस बेटे ने ना, इस लड़की ने ना, बताओ, गैर जात के लड़के के साथ भग गई, नाक कट गई डॉक्टर साहब, पूरे समाज के सामने नाक कट गई। 1 साल पहले ऐसा हुआ था, या ऐसा कुछ हो गया जिससे रेपुटेशन चली गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई, नाक कट गई, या कोई लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस, पैसे का लॉस, बिजनेस का लॉस। खासतौर से इस तरह के दुख भरी घटनाएं हो गई, ग्रीफ का कोई मामला हो गया, और इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट क्या आया? नींद की गोलियां खाता है, नींद नहीं आती, बेचैनी एक ऐसी बनी रहती है। ये दुख और चिंता ने सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट डाला है? अब बिजनेस उसका लॉस में चला गया, अब दिन रात टेंशन में रहता है, यार कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बिजनेस बर्बाद हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, ऐसा वरी में रहता है।
या नाक कट गई, रेपुटेशन का लॉस हो गया। अब ऐसी इसी फिक्र की वजह से इतनी रेस्टलेस और बेचैनी रहती है कि नींद नहीं आती है। नींद पे अगर सबसे ज्यादा कोई दुख या कोई लॉस इफेक्ट डाले और टेंशन की वजह से इतनी बेचैनी रहे कि नींद ना आए, नींद पे खास तौर से नींद उड़ जाए दुख के मारे, द रेमेडी इज काली ब्रोम। ध्यान रखें। अब देखो ग्रीफ था, लेकिन कहां इफेक्ट पड़ रहा था एसिड फॉस का? बिल्कुल अलग। पिक्रिक एसिड का कहां पड़ रहा था? काली ब्रोम का कहां पड़ रहा है? नींद उड़ जाने का फैक्टर, स्लीपलेसनेस का, अनिद्रा का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ग्रीफ का या किसी लॉस का इफेक्ट होने की वजह से। द रेमेडी इज काली ब्रोम। और है स्टेमिना? और बात करें? चलो एक आध दो रेमेडी की और बात करते हैं। कोई बीमार है, कुछ भी लेके आया हो आपके पास, डायबिटीज लेके आया हो, हाइपरथायराइडिज्म लेके आया हो, हाइपोथायराइडिज्म लेके आया हो, कैंसर लेके आया हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेके आया हो, डिप्रेशन लेके आया हो, कोई भी एलिमेंट्स लेके आया, लेकिन उसकी स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि ये कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत समय पहले मुझसे फलानी गलती हो गई थी। या मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहता है कि जब सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत थी, उस टाइम मैं यूएसए में था या अब्रॉड में था और उस वक्त मैं कमा रहा था। बाद में मुझे पता चला कि मेरी एब्सेंस में उन लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आज मैं बहुत पछताता हूँ कि मैंने सही तरीके से अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अब बहुत कुछ उन लोगों के लिए कर सकता था। ऐसा कोई भी जब आदमी को ऐसा फील हो कि उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी, या उससे कोई गलती हो गई, उससे कोई बुरा काम हो गया, कोई बैड एक्ट कमिटेड हो गया, अब उसको लेके वो घुलता रहता है, उसके कॉन्साइंस उसको काटता रहता है, और इसी दुख के कारण उसको एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये एक उस स्टोरी का प्रोमिनेंट फैक्टर है कि गिल्ट उसके बाजा बजाए दे रहा है, उसका कॉन्साइंस उसकी ऐसी तैसी किए दे रहा है, उसको बार बार कि यार ये काम मुझसे बहुत गलत हो गया था, बहुत गलत हो गया था, नहीं भूल पाता हूँ, या मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाया, या मेरे से ये गलत काम हो गया। मैं बहुत कोसता हूँ अपने आप को, बहुत बुरा लगता है, ये चीज मुझे खाई जाती है कि यार मेरे से कैसे हो गई ऐसी गलती। और इस प्रकार के ग्रीफ से अगर एलिमेंट्स आए, द रेमेडी इज साइक्लामेन यूरोपियम। ठीक, आज के लिए इतना डोज काफी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब ये कुछ हैंडी बातें थी कि आप चलते फिरते प्रॉपरली लोगों को, और अभी आप सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा जो प्रैक्टिस में बैठे हैं कि कितने आते हैं, बहुत आते हैं। कोशिश किया करो निकालने की सही तरीके से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी।